नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस विशेष कक्षा में जिस विषय वस्तु पर हम बात करेंगे वो है सृजनात्मक बालक, यानी वो बालक जिसमें सृजनात्मकता होती है। हालांकि इससे पहले प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सभी बालकों की हमने बात की थी, लेकिन सृजनात्मक बालक को समझने से पहले सृजनात्मकता को समझना था। पिछली वीडियोस में आपने सृजनात्मकता को बहुत डिटेल में समझा। अब आइए बात करते हैं सृजनात्मक बालक के बारे में कि क्या होता है एक सृजनात्मक बालक और क्या होती है उसकी विशेषता। सृजनात्मक बालक जिसे कहा जाता है क्रिएटिव चाइल्ड। और वो जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है वो क्रिएटिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें सृजनात्मकता होती है। अब सृजनात्मकता क्या है, क्या इसके तत्व हैं, कैसे इसका विकास होता है, कौन से इसके सिद्धांत हैं, किस प्रकार से इसका मापन होता है, ये सारी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सृजनात्मक बालक की विशेषता देखेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि एक बालक में सृजनात्मकता के विकास के लिए उसके शिक्षक को या उसके विद्यालय को क्या प्रयास करने चाहिए। आइए सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करें। उससे पहले एक छोटा सा बात या एक छोटी सी बिंदु मैं आप लोगों के सामने क्लियर करता हूं और वो है ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता के कौन कौन से पक्ष हैं। हमने सिम्पसन के अनुसार भी देखे थे, हमने गिलफोर्ड और टॉरेंस के अनुसार देखे थे। तो ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पक्ष, और वो क्या क्या है? पहला तो बहुत क्लियर है और वो है नवीनता। जब तक नवीनता नहीं होगी, नूतनता नहीं होगी, तब तक सृजनात्मकता नहीं हो सकती। दूसरा, उसमें आश्चर्य का फैक्ट होना चाहिए, आश्चर्य का पुट जरूर होना चाहिए सृजनात्मकता में। और तीसरा और महत्वपूर्ण है मौलिकता। मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। मैडनिक ने जिसके बारे में कहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। गिलफोर्ड और टॉरेंस वाले में भी हमने मौलिकता को देखा था। तो ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता के यही महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। अब आइए बात करते हैं एक सृजनात्मक बालक की विशेषताओं की। सृजनात्मक बालक में कौन कौन सी विशेषताएं दृष्टिगत होती है, आइए उसकी बात करते हैं। कुछ 8-10 विशेषताएं हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि जो प्रश्न आएगा वो ये ऐसा ही आएगा कि निम्नलिखित में से एक सृजनात्मक बालक की क्या विशेषता है और क्या विशेषता नहीं है। तो सबसे पहली विशेषता जो हम पढ़ते हैं वो ये कि ये बालक खोजी, अन्वेषी, जिज्ञासु व साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। खोजी होते हैं, अन्वेषी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, साहसी होते हैं, उत्साही होते हैं और इसी कारण यह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर होते हैं मतलब अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने में सक्षम होते हैं। आत्मनिर्भर होते हैं व आत्मविश्वासी होते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं, खुद में आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। तीसरा पॉइंट जो यहां पर आता है वो ये कि ये बालक रहस्य की ओर आकर्षित होते हैं, मिस्ट्री की ओर आकर्षित होते हैं।
आकर्षित होते हैं। रहस्य की ओर आकर्षित होंगे तो जो रोमांचक गतिविधियां हैं, ऐसी चीजें जिनमें एडवेंचर भरा हुआ हो, ऐसी गतिविधियां इनको बहुत ज्यादा आकृष्ट करती है या अपनी ओर इन्हें झुकाव होता है इनका उसकी तरफ। तो लिखिए इस बात को, रोमांचक गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं। ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर महत्वाकांक्षाओं का, एस्पिरेशंस का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा होता है और इसी कारण ऐसे बच्चों का उपलब्धि अभिप्रेरण का स्तर भी बहुत ज्यादा होता है। लिखिए, उच्च स्तरीय उपलब्धि अभिप्रेरण व महत्वाकांक्षा का स्तर दृष्टिगत होता है। हायर लेवल का उपलब्धि अभिप्रेरण और महत्वाकांक्षा का स्तर इन बच्चों में देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनके बारे में कही जा सकती है वो ये कि दोष निकालने में बड़े निपुण होते हैं। ये कोई भी चीज की कमी जो होती है ना उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि दोष निकालना हो, कमियां अगर पॉइंट आउट करनी हो तो ये बहुत अच्छे से उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो लिखिए, दोष व कमी निकालने में निपुण होते हैं, दोष व कमी निकालने में निपुण होते हैं और इसीलिए ये स्वस्थ, सटीक और रचनात्मक आलोचक होते हैं। कैसे होते हैं? स्वस्थ, सटीक व रचनात्मक आलोचक होते हैं। आलोचक का मतलब एक व्यक्ति जो आलोचना का मतलब है कमी निकाल सके, अच्छाई बता सके, हर चीज का एक बैलेंस्ड रिव्यू दे सके, और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो यही लोग होते हैं। इसीलिए स्वस्थ, सटीक और रचनात्मक आलोचक होते हैं। उसके अलावा दोष व कमी निकालने में निपुण होते हैं। ये एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि वो कौन से बालक हैं जो दोष व कमियां बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, और ऐसे बालक सृजनात्मक बालक ही होते हैं। आइए सृजनात्मक बालकों की कुछ और विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। कोई न कोई परेशानी इनके साथ हमेशा जुड़ी होती है। किसी ना किसी किस्म की परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई तकलीफ इनके साथ हमेशा जुड़ी हुई होती है। कोई मतलब प्रॉब्लम रहती है इनको, तब थोड़े से एक तरह से डिस्टर्ब्ड से रहते हैं ये अपने आप में इस चीज को लेकर। लेकिन यहां पर डिस्टर्ब का मतलब ये नहीं है कि ये कोई एकदम कुसमायोजित रहते हैं या फिर यूं। यहां पर डिस्टर्बेंस का मतलब है कि इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, हमेशा कुछ ना कुछ एक, क्योंकि क्रिएटिव लोग हैं तो हमेशा दिमाग में कुछ चल रहा होता है, और ये चल रहा होता है दिमाग में कुछ ना कुछ, तो हमें लगता है कि कोई परेशानी होगी इनको। ठीक है,
फिर आते हैं 9th पॉइंट पर। 9th पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये विद्रोही, तार्किक व प्रगतिशील प्रवृत्ति के होते हैं। विद्रोही होते हैं, तार्किक होते हैं, प्रगतिशील प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों में वही जो मैंने बात कही थी, परेशानी वाली बात, कि बौद्धिक और सामवेगिक या संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। इमोशनल और इंटेलेक्चुअली बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ, 11वें पॉइंट पर। 11वां पॉइंट क्या कहता है कि मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं। इनके अंदर मौलिकता का गुण होता है, क्योंकि भाई मौलिकता जब तक नहीं होगी तब तक आप सृजनात्मक नहीं हो सकते। मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं। अगला पॉइंट, स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं। स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं। तो इन बालकों को स्वच्छंद मतलब एक तरह की फ्रीडम चाहिए इनको। आपने जब हमने सिद्धांत पढ़े थे तब हमने देखा भी था कि पर्यावरणीय सिद्धांत कहता भी है कि बंद कमरे में सृजनात्मकता नहीं आ सकती, उसके लिए वातावरण के साथ व्यक्ति की एक तरह की अंतःक्रिया होनी जरूरी है। और जो सृजनात्मक बालक या बालिकाएं होते हैं वो होते भी स्वच्छंद प्रवृत्ति के हैं, उनको आप बांध कर नहीं रख सकते। बांध कर रखोगे तो वो परेशान हो जाएंगे। स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं। उसके बाद अगला है विकृतियों को स्वीकार करते हैं और अव्यवस्था की ओर इनका तुरंत ध्यान जाता है। भाई जो कमी निकालने में एक्सपर्ट हैं उनको यह भी पता है कि कहां कोई चीज अव्यवस्थित है, और उस अव्यवस्था की ओर ये बहुत जल्दी इनका ध्यान चला जाता है। तो ये भी इन बालकों की एक विशेषता होती है। और अंतिम पॉइंट जो है वो ये कि समायोजन का गुण, समायोजन का गुण विद्यमान होता है। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर ये गुण विद्यमान होता है कि वो अपने आप को क्या रख सकें, समायोजित रख सकें। समायोजन का गुण भी इनके अंतर्गत अंदर होता है। तो क्या क्या चीजें देख ली हमने? देख ली खोजी अन्वेषी प्रवृत्ति होना, आत्मनिर्भर होना, और इस प्रकार से हमने करीब 13-14 विशेषताएं इन सृजनात्मक बालकों की देखी। अब आइए बात करते हैं कि जो सृजनात्मकता का विकास एक बालक में हो, इसके लिए एक विद्यालय को या शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहली बात कि सृजनात्मकता शुरुआत में जन्मजात मानी जाती थी, लेकिन बाद के अध्ययन और शोध बताते हैं कि सृजनात्मकता जन्मजात भी हो सकती है और सृजनात्मकता अर्जित भी हो सकती है। तो इसके जन्मजात या अर्जित होने का जो इसके अंतर्गत गुण है उसको समझते हुए कहते हैं कि सृजनात्मकता के विकास के उपाय क्या क्या हो सकते हैं।
सृजनात्मकता के विकास के उपाय। आइए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, किसी भी बालक या बालिका में यदि सृजनात्मकता का विकास करना है तो एक विद्यालय और विद्यालय से भी महत्वपूर्ण शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि वो खुद सृजनात्मक हो। अगर शिक्षक सृजनात्मक नहीं होगा, शिक्षक के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो किसी भी सूरत हाल में उस विद्यार्थी की जो क्रिएटिविटी है, उस विद्यार्थी की जो सृजनात्मकता है, उस सृजनात्मकता का पोषण नहीं करेगा, उसको प्रोत्साहन नहीं देगा, उसको पुनर्बलन नहीं देगा। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह है कि सृजनात्मकता के विकास के लिए के विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं सृजनात्मक हो। पहली बात तो शिक्षक खुद सृजनात्मक हो। अब जो शिक्षक सृजनात्मक है तो वो बच्चों से क्या उम्मीद करेगा? देखिए, मैंने आपको बताया भी था, सृजनात्मकता के अंतर्गत अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन दोनों होते हैं, लेकिन अपसारी चिंतन की भूमिका ज्यादा होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की भूमिका ज्यादा होती है। अभिसारी चिंतन सिर्फ आपके द्वारा अपसारी चिंतन से जो आपने समाधान खोजे हैं उनमें से बेस्ट समाधान को ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन एक जिसको हम कहते हैं लचीलापन जो आएगा आपके चिंतन के अंदर, वो केवल और केवल अपसारी चिंतन लेकर आ सकता है। तो इस लचीलेपन के कारण यह बात कही जाती है कि शिक्षक को छात्र में अपसारी चिंतन को अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन हमने देखा था, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर एक टीचर उस बच्चे के अपसारी चिंतन को अगर प्रोत्साहित नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी। इस बात का जिक्र एनसीएफ 2005 में एक कहानी के जरिए दिया गया है। वो कहानी मैं आपको सुना देता हूं जो एनसीएफ 2005 में लिखी गई है। एनसीएफ 2005 में वो कहानी का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि एक बार की बात है कि विद्यालय में एक ड्राइंग के टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों, आसमान का चित्र बनाओ, बादल या आसमान का मतलब यह है कि भाई आसमान और एक कोई नजारा, कुछ इस तरह का चित्र बनाओ। तो हर व्यक्ति बच्चा चित्र बनाने लग गया। अब सब बच्चों ने चित्र ऐसा ही बनाया जैसा हम बचपन में बनाया करते थे। ऐसे पहाड़ बना दिए, फिर ऐसे नदी बना दी, फिर ऐसे एक सूरज उगा दिया, है ना, और फिर इधर एक झोपड़ी बना दी ऐसे। तो सब बच्चे कुछ इसी तरह का चित्र बना रहे थे। एक बच्चा था जिसने सूरज बनाया ही नहीं, आसमान सब बच्चे नीले रंग का दिखा रहे थे, इस बच्चे ने पूरा आसमान ग्रे कलर का दिखा दिया। तो टीचर ने देखते ही उसको कहा कि ये तू क्या कर रहा है, तूने सूरज भी नहीं बनाया, आसमान भी ग्रे कलर का दिखा दिया। तो उस बच्चे ने कहा कि मैडम मैं कुछ गलत बनाया ही नहीं, ये सब बच्चों ने क्लीशे काम किया है। आप अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो एक बार बाहर देखिए खिड़की खोल के, आज सूरज निकला ही नहीं है, आज कोहरा ही कोहरा है। तो आज जैसा आसमान नजर आ रहा है मैंने वैसा आसमान बना दिया। तो यहां पर इस बात को आगे समझाते हुए जो एनसीएफ 2005 के लेखक हैं वो कहते हैं कि देखो यहां पर इस बच्चे ने जो गतिविधि करी, उस गतिविधि में अपसारी चिंतन का प्रादुर्भाव था। उस गतिविधि में बच्चे ने एक सॉल्यूशन दिया, लेकिन वो सॉल्यूशन बाकियों से अलग था, मौलिक था, भिन्न था, अनूठा था, अनोखा था, अभिनव था। और यही चीज उस बच्चे की सृजनात्मकता को दर्शाती है। और अगर बालक कभी कुछ इस प्रकार का कार्य करे तो यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो बालक की इस सृजनात्मकता का पोषण करे। सृजनात्मकता का कैसे पोषण कर सकता है बालक? वो ऐसे कर सकता है कि जब भी बालक सृजनात्मक कार्य करे
तो शिक्षक उसकी पुष्टि करे वह उसे पुनर्बलन दे। शिक्षक उसकी पुष्टि करे और उसे पुनर्बलन दे, ये एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है बालक के अंदर सृजनात्मकता का पोषण करने के लिए। ठीक है, ये इतनी बात हमने इसमें जानी। एक और चीज इसके अंतर्गत आती है, वो ये कि नवीन कार्य करने पर, नवीन कार्य करने पर शिक्षक छात्र को छात्र की प्रशंसा करे। ये सब धनात्मक पुनर्बलन है, और ये धनात्मक पुनर्बलन, प्रोत्साहन, प्रशंसा, ये सब बच्चे को उस नवीनतम कार्य को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसके अंतर्गत, शिक्षक को बालकों को रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए। बालकों को रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए। अब ये रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर कैसे दिए जा सकते हैं? ये दिए जा सकते हैं विद्यालय में समय समय पर पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्येतर गतिविधि मतलब पढ़ाई के अलावा जो गतिविधियां हैं, इसके अंदर डांस है, इसके अंदर म्यूजिक है, इसके अंदर कोई चित्रकला का कंपटीशन है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता है, कोई भ्रमण है, कोई भी चीजें हैं, जैसे स्कूलों के अंदर मेहंदी कंपटीशन, राखी कंपटीशन या चित्रकला या इस तरह की जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, ये जब समय समय पर आयोजित होती हैं तो इन गतिविधियों के कारण बालक की सृजनात्मकता को पुष्टि मिलती है, पोषण मिलता है, और बालक कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप का अन्वेषण करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उतारू रहता है, और इसीलिए बालक जो है आगे बढ़ता है, अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले बेहतरीन निष्पादन कर पाता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और विशेषताएं देखते हैं, इसको विकास के कुछ अन्य उपाय देखते हैं। आइए, शिक्षक को परंपरागत विधि की अपेक्षा नवीन विधि का प्रयोग करना चाहिए। जितनी भी परंपरागत विधियां हैं जिनका उपयोग विद्यालय में हो रहा है, एक शिक्षक को चाहिए कि वो कक्षा में इन परंपरागत विधियों का उपयोग ना करे, बल्कि कुछ नया, कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा बच्चों के साथ करने की कोशिश करे,
तब जाकर बच्चे उन चीजों को समझेंगे। आपने अगर एक फिल्म देखी हो तारे जमीन पर, आप बड़ा जबरदस्त सा दृश्य था वो। तारे जमीन पर में आमिर खान साहब जो हैं वो एक ड्राइंग टीचर होते हैं और वो क्लास के अंदर आते हैं पहली बार और बच्चों को एक ड्राइंग शीट देते हैं और बोलते हैं कि बेटा इसमें कोई चित्र बनाओ। तो सब बच्चे बैठ जाते हैं। आपने वो दृश्य जरूर देखा, और नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखा। वो सब बच्चे बैठ जाते हैं कि भाई ठीक है बनाएंगे कोई चित्र। तो आमिर खान कहता भाई बनाओ, मुझे क्या देख रहे हो, बनाओ चित्र। बोले सर आपने ब्लैक बोर्ड पर तो कुछ बनाए नहीं, हम क्या चित्र बनाए। आमिर खान साहब बड़े मतलब इस बात को लेकर बड़े आश्चर्य में से भर जाते हैं और बोलते हैं यार चित्र ही तो बनाना है, और चित्र बनाने में तुम बोर्ड की तरफ क्यों देख रहे हो। बोले सर हमारे क्लास में आपसे पहले जो टीचर आते थे वो टीचर ब्लैक बोर्ड पर कोई चित्र बना देते थे और फिर हम सबको उसी चित्र को अपनी कॉपी में बनाना होता था। आप कह रहे हो अपनी मर्जी से बनाओ। तो ये बात हम लोगों के हजम नहीं हो रही, इसीलिए हम सब चुप बैठे हैं। तो यहां पर आप इस चीज से समझ सकते हो कि एक शिक्षक को जब भी वो पढ़ाए, और डजंट मैटर वो चित्रकारी या सृजनात्मक विषय पढ़ा रहा है, वो चाहे विज्ञान पढ़ाए, चाहे फिलॉसफी पढ़ाए, चाहे वो गणित पढ़ाए, चाहे वो अंग्रेजी पढ़ाए, चाहे हिंदी पढ़ाए, चाहे ये जो हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान इसको पढ़ाए, उसे हमेशा चाहिए कि परंपरागत रटे रटाए तौर तरीके जो हैं उनसे हटकर वो एक अलग तरह के विषय वस्तु, एक अलग तरह के तौर तरीके को अपनाए और उसी तौर तरीके को, उसी परंपरागत विधि से अलग हटकर, लीक से अलग हटकर अगर वो कार्य करेगा तो ये जाहिर सी बात है कि वो बच्चों के सामने एक बेहतर ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा और बालक बालिकाएं भी जो हैं वो ज्यादा बेहतर ढंग से उस टीचर के द्वारा कक्षा में पढ़ाए गए विषय को समझ पाएंगे। यहां पर एक चीज और आप याद रखिएगा कि शिक्षक को एक बालक की कल्पनाशीलता का सदैव पोषण करना चाहिए। शिक्षक को हमेशा बालक के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पर बन जाता है। आठवां पॉइंट है शिक्षक को बालक की रचनात्मकता व कल्पनाशीलता को पोषित करना चाहिए या उसका पोषण करना चाहिए। बच्चों की क्रिएटिविटी का, बच्चों की जो कल्पनाशीलता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा की अभिव्यक्ति के पूर्ण अवसर मिले और उनके प्रश्नों के उन्हें उचित उत्तर मिलने चाहिए। जो उस बालक या बालिका के मन में प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों का उसे उचित और समुचित जवाब मिले, यह भी जिम्मेदारी एक शिक्षक की ही है। अगला पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो ये कि शिक्षक को प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए एक बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो शिक्षक को प्रोजेक्ट कार्य के लिए बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रोजेक्ट कार्य बच्चा करे, उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।
अपसारी चिंतन की बात हमने कर ही ली। अपसारी चिंतन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है क्या? बिल्कुल, अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहां पर एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, ये पॉइंट एक बार एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षक को बालक को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कार्य। विजय विशेष है नहीं, विशेष तो प्रयास है, और चखा न स्वार हाद का तो फिर कहां विकास है। ये वाली बात है यहां पर, ठीक है। नवीन तथ्यों के संकलन पर जोर देना चाहिए कि नवीन तथ्य जो बच्चा ढूंढ रहा है वो कैसे उन सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है, कैसे उन तथ्यों का संकलन कर रहा है, इसके ऊपर एक शिक्षक को चाहिए कि वो बल दे। और अंतिम पॉइंट कि बालक के उन्नत मानसिक स्वास्थ्य व मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता के उचित अवसर दिए जाने चाहिए। बालक का मानसिक स्वास्थ्य जितना उन्नत होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से जो विद्यालय में वो जितना स्वतंत्र महसूस करेगा, वहीं से उसके अंदर मौलिकता आएगी, और वहीं से वो जो बालक है नवीनता और मौलिकता के संपुट के साथ सृजनात्मकता का स्वयं में विकास करेगा। हालांकि सृजनात्मकता को जन्मजात माना गया था, लेकिन टॉरेंस जैसे कई मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद इस बात की पुष्टि की है कि विद्यालय में सृजनात्मकता को एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जा सकता है, और वो किस प्रकार से उसका विकास होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने लिखाए नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भाई विद्यालय का जो माहौल है वो सद्भावना युक्त होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए। बच्चे के ऊपर नंबर लाने के, मार्क्स अर्जित करने का, फर्स्ट रैंक लाने का ये जोर नहीं होना चाहिए। बच्चा जो कार्य कर रहा है, बेहतर कर रहा है, उसके अंदर उसको और मोटिवेशन दिया जाना चाहिए। क्या पता हमारे ही गांव से कूचों से कहीं कोई तेंदुलकर, कहीं कोई अगली लता मंगेशकर दीदी, या फिर कहीं कोई अगले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे महान संगीतकार, महान गीतकार, महान नर्तक, महान कलाकार निकले। कब? जब हमारे गांव के, हमारे शहरों के विद्यालय उनकी सृजनात्मकता का पोषण करेंगे। ठीक है साथियों, तो यहां पर ये कुछ चीजें हमने डिस्कस करी हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। आइए, तो इस वीडियो में हमने जाना था सृजनात्मक बालक की कुछ विशेषताओं को और सृजनात्मकता का विकास कैसे किया जा सकता है विद्यालय में, इस बारे में। शुरुआत हमने आज के लेक्चर की थी ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता के जो पक्ष हैं जिसमें नवीनता, आश्चर्य और मौलिकता सम्मिलित है उससे। उसके बाद हमने बात करी थी सृजनात्मक बालक की विशेषताओं की, कि वो खोजी होते हैं, अन्वेषी होते हैं, जिज्ञासु, साहसी, उत्साही प्रकृति के होते हैं। उसके अलावा ऐसे जो बच्चे होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, रहस्य की ओर आकर्षक होते हैं, इसलिए रोमांचक गतिविधियां इन्हें पसंद होती है, एडवेंचरस चीजें। उच्च स्तरीय उपलब्धि, अभिप्रेरण और महत्वाकांक्षा का स्तर होता है, दोष व कमी निकालने में निपुण होते हैं, स्वस्थ, सटीक और रचनात्मक आलोचक होते हैं। इसके अलावा इनके साथ कोई ना कोई परेशानी जुड़ी हुई होती है। ये विद्रोही, तार्किक और प्रगतिशील प्रवृत्ति के होते हैं। बौद्धिक और सांवेगिक स्थिरता इसमें होती है। मौलिकता, इंडिविजुअलिटी, ओरिजिनलिटी इनके अंदर होती है। स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं। विकृतियों को स्वीकार करते हैं। अव्यवस्था की ओर इनका तुरंत ध्यान जाता है और समायोजन का गुण इनमें होता है।
फिर हमने बात करी थी इसके विकास के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए एक आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं सृजनात्मक हो और विद्यालय सृजनात्मकता का समर्थक हो। शिक्षक को छात्र में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए उसे कार्य केंद्रित रखना चाहिए। जब भी बालक सृजनात्मक कार्य करे तो शिक्षक उसकी पुष्टि करे और उसे पुनर्बलन दे। नवीन कार्य करने पर उसकी प्रशंसा करे। बालकों में रचनात्मक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, इन सब को टीचर को प्रमोट करना चाहिए। विद्यालय में समय समय पर पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए। शिक्षक को परंपरागत विधि की अपेक्षा नवीन विधि का प्रयोग करना चाहिए जब वो क्लास में पढ़ा रहा है तो। रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को पोषित करना चाहिए, यानी कक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। जिज्ञासा और अभिव्यक्ति के पूरे अवसर मिलने चाहिए। बच्चा कोई प्रश्न करे, पूछे तो ऐसे नहीं उसको डांट पीट दो, उसको उस प्रश्न का जवाब दो। और शिक्षक को प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको कार्य केंद्रित रखना चाहिए। तथ्यों के संकलन पर जोर देना चाहिए जो नवीन हो, और बालक के उन्नत मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता के उचित अवसर उसे दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से इस बेहद संक्षिप्त वीडियो में हमने सृजनात्मकता के विकास के बारे में जाना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।